हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं जेड पैरामीटर्स। इस चैप्टर में हम टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसमें कुल 4 प्रकार के पैरामीटर्स पढ़ेंगे: जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर। इस वीडियो में हम जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये वीडियो में जहाँ पर शुरू होता है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेड पैरामीटर होता क्या है। तो इसे इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं या फिर ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पैरामीटर का जो यूनिट होता है, जैसे कि लंबाई का यूनिट होता है मीटर होता है, तो वैसे ही जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे उसका एक यूनिट रहेगा, तो वो ओम में आता है। और इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम होता है, इसका आंसर इसको इम्पीडेंस पैरामीटर भी कह दिया जाता है। इस पैरामीटर का फ़िल्टर सिंथेसिस, इम्पीडेंस मैचिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की डिज़ाइनिंग और उसका एनालिसिस करते समय उपयोग किया जाता है। तो जो जेड पैरामीटर्स है, जब हम फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइन रहेगा उसमें इम्पीडेंस मैचिंग करेंगे, या फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेटवर्क बनता है, पावर स्टेशंस बनते हैं, उस समय जो इम्पीडेंस पैरामीटर है, जेड पैरामीटर है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो पैरामीटर्स होता है वो जो टू पोर्ट नेटवर्क में इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे V1, V2, I1, I2, तो उनके कॉम्बिनेशन से कुछ इक्वेशंस बनते हैं और वहीं से टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स आते हैं। तो जो जेड पैरामीटर है उसका इक्वेशन ये होता है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में शो करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें जो Z11, Z12, Z21 और Z22 लिखा है उसी को कहते हैं जेड पैरामीटर या इम्पीडेंस पैरामीटर। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो दोनों पोर्ट में वोल्टेज है उसको दोनों पोर्ट पे जो करंट है I1 और I2 उसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। जैसे कि V1 है उसको I1 और I2 के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, वैसे ही V2 को I1 और I2 के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो जब भी जेड पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो आपको जो ये इक्वेशन है वो अच्छे से याद रहना चाहिए। याद रखने का ट्रिक यही है कि जो जेड पैरामीटर होता है उसमें जो दोनों पोर्ट पर वोल्टेज होते हैं उसको दोनों पोर्ट के करंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब V1 एक साइड रहेगा और जो I1 और I2 रहेगा वो एक साइड रहेगा। ये आपको याद रखने का ट्रिक है। हर पैरामीटर का जो इक्वेशन रहेगा उसके आधार पर प्रत्येक पैरामीटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा। तो जेड पैरामीटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या है उसको देख लेते हैं। तो जेड पैरामीटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य सर्किट को इस सर्किट द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जो पोर्ट 1 है उस साइड और पोर्ट 2 है उस साइड कैसे कनेक्टेड है। अब हमने इससे पहले जो बॉक्स के फॉर्म में टू पोर्ट नेटवर्क शो किया था उसके अंदर जेड पैरामीटर के लिए क्या आ जाएगा उसको देख सकते हैं। ये हमारा एक जनरल सर्किट डायग्राम है। सर्किट ऐसा ही हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम जेड पैरामीटर को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब देखते हैं जो जेड पैरामीटर है उसको हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमने ये इक्वेशंस प्राप्त किए थे। हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। तो जेड पैरामीटर के कैलकुलेशन को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, I2 की वैल्यू को 0 रख देंगे। अब I2 की वैल्यू को 0 करने के लिए क्या करेंगे, जो पोर्ट 2 होगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे और हम Z11 और Z21 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम I1 की वैल्यू को 0 करेंगे। इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर देंगे और Z12 और Z22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर में उपयोग होंगे। इन दोनों स्टेप्स को ऐसे ही ब्रीफली आप याद रखेंगे। हम एक बार I2 को 0 करेंगे और स्टेप 2 में I1 को 0 करेंगे। तो देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, नेटवर्क में I2 की वैल्यू को 0 रखने पर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटपुट पोर्ट होगा, जो पोर्ट 2 होगा, उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो ओपन सर्किट कर दिया है। अब
तो I2 इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन 1 और 2 में क्रमशः रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में I2 की वैल्यू 0 रखने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। अब इसमें पक्षांतर कर लेंगे तो हमें Z11 की वैल्यू प्राप्त होगी, Z11 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई I1, जब I2 इक्वल टू 0 हो। हर Z के लिए इक्वेशन यही आएगा, ऊपर V रहेगा, नीचे I रहेगा। और जो यहाँ पर 1 1 आ रहा है वो इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि Z11 है तो इसका आंसर दोनों जगह ऊपर 1 आया और दूसरे वाले 1 नीचे वाले I1 में आया। और यहाँ पर I2 इक्वल टू हम 0 ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी I2 इक्वल टू 0 रखने पर इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा। और इसमें हम Z21 को पक्षांतर करके उसका समीकरण प्राप्त करेंगे तो Z21 इक्वल टू हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई I1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि 2 1 है, 2 पहले आ रहा है तो V2 हो गया और 1 बाद में आया इसलिए यहाँ पर नीचे क्या हो गया, I1 हो गया। यह कंडीशन भी I2 इक्वल टू 0 पर मिला है, इसका आंसर हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे, नेटवर्क में I1 इक्वल टू 0 रखने पर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनपुट पोर्ट है पोर्ट 1 उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में I1 इक्वल टू 0 रखने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा। अब इसको हम पक्षांतर करके Z12 की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, Z12 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई I2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं Z12 है, 1 पहले आ रहा है, इसका आंसर ऊपर V1 हो गया और 2 बाद में आया, इसका आंसर नीचे क्या हो गया, I2 हो गया। यह कंडीशन भी I1 इक्वल टू 0 पर प्राप्त हो रहा है, इसका आंसर हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार इक्वेशन 2 में I1 इक्वल टू 0 रखने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा। इसको भी हम पक्षांतर करके अरेंज कर लेते हैं तो हमें Z22 की वैल्यू मिलेगी। Z22 की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, V2 डिवाइडेड बाई I2। अब यहाँ पर देख रहे हैं Z22 है, इसका आंसर ऊपर और नीचे V2 और I2 आ रहा है। यह कंडीशन भी I1 इक्वल टू 0 पर मिल रहा है, इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे इसको। इस प्रकार से जो Z11, Z12, Z21 और Z22 की जो वैल्यू मिली है उसको हम देख सकते हैं। इसमें जो Z11 की वैल्यू है उसको ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कहा जाता है। Z21 है उसको ओपन सर्किट ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। इसी प्रकार जो Z12 है उसको ओपन सर्किट ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2 और Z22 है उसको ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस कहा जाता है। तो हम आउटपुट पर V2 डिवाइडेड बाई I2 कर रहे हैं, उसको आउटपुट इम्पीडेंस कह रहे हैं, और इनपुट पर V1 डिवाइडेड बाई I1 कर रहे हैं। हम दोनों वैल्यूज़ कहाँ का ले रहे हैं, इनपुट का ही ले रहे हैं, इसका आंसर इसको क्या कह रहे हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कह रहे हैं। और बाकी 2 है वो क्या कर रहा है, एक साइड का हम ले रहे हैं और दूसरे साइड का ले रहे हैं, इसके आंसर वो क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने Z पैरामीटर कैलकुलेशन के 2 स्टेप्स देखे। स्टेप 1 में हम I2 को 0 करते थे, मतलब जो आउटपुट पोर्ट होता था, पोर्ट 2 होता था, उसको ओपन सर्किट करते थे। और स्टेप 2 में हम I1 को 0 करते थे, इसका मतलब क्या है, इनपुट पोर्ट है जो पोर्ट 1 है उसको क्या करते थे, ओपन सर्किट करते थे। अब हम इन्हीं कैलकुलेशंस के स्टेप्स को, स्टेप 1 और स्टेप 2 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्टेप 1 को हम निम्नलिखित 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो स्टेप 1 का मेन चीज़ है I2 इक्वल टू 0, तो हमें जो I2 की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नेटवर्क दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो पोर्ट 2 होगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे। दिए गए नेटवर्क में I2 इक्वल टू 0 रखने पर इसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्ट 2 को ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 का काम तो हो गया, ओपन सर्किट कर दिए। अब पोर्ट 1 में क्या करेंगे, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इतना कर लेने के पश्चात हम जो सर्किट दिया रहेगा उसको फिर से ड्रॉ करेंगे। पोर्ट 2 को ओपन सर्किट करना है और पोर्ट 1 में 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाना है। अब पार्ट 3 है, रीड्रॉ के पश्चात प्राप्त सर्किट में मेश एनालिसिस लगाकर I1 और V2 का मान प्राप्त करना है। अब हमें I1 और V2 का मान ही क्यों कैलकुलेट करना है, अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो हमने I2 की वैल्यू मान ली है, I2 इक्वल टू 0। हमने V1 का मान भी मान लिया है 1। अब इसके बाद 2 ही चीज़ें बचती हैं, I1 और V2, तो हम इसी का मान हमें प्राप्त करना है। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, जो Z11 है और Z21 है उसका मान प्राप्त कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं पार्ट 4। इसमें हम
ये जो फार्मूलास हैं उससे हम Z11 और Z21 का मान प्राप्त करेंगे। तो Z11 का फॉर्मूला है V1 डिवाइडेड बाई I1। इसमें हमने V1 का मान माना हुआ है V1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार Z11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई I1। तो जो I1 की वैल्यू आएगी उसको आप उल्टा कर दोगे तो आपको Z11 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार Z21 का मान के लिए हम क्या करेंगे V2 डिवाइडेड बाई I1 करेंगे। इन दोनों की वैल्यू ही हमें मेश एनालिसिस से कैलकुलेट करनी है, जिससे हमें Z21 की मान प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया स्टेप 1, जिसमें हमने Z11 और Z21 का मान कैलकुलेट किया। अब 2 पैरामीटर्स और बचे हुए हैं Z12 और Z22। इसके लिए हम देखेंगे स्टेप 2। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2। इसमें हम Z12 और Z22 का मान प्राप्त करेंगे। स्टेप 2 को भी हमने निम्नलिखित 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये भी स्टेप 1 के पार्ट्स जैसे ही हैं, बस इसमें कुछ टर्म है वो अलग अलग है। तो पार्ट 1 में जो स्टेप 2 का सबसे मेन चीज़ है I1 इक्वल टू 0 करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पोर्ट 1 है इनपुट पोर्ट उसको ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2, उसमें हम क्या करेंगे, जो पोर्ट 2 है वहाँ पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जिससे V2 इक्वल टू 1 हो जाएगा और सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। उसके बाद पार्ट 3, सर्किट को रीड्रॉ करने के पश्चात उसमें मेश एनालिसिस लगाएंगे और जो I2 और V1 का मान हम प्राप्त करेंगे। अब I2 और V1 का मान ही क्यों प्राप्त करना है, क्योंकि अगर हम इन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो हमने I1 की मान तो मान लिया 0, V2 का मान भी मान लिया 1, उसके बाद केवल I2 और V1 ही बचता है। इस कारण से हमें I2 और V1 का मान ही प्राप्त करना है। अब देखते हैं पार्ट 4। I2 और V1 का मान प्राप्त कर लेने के बाद निम्नलिखित फार्मूला से हम क्या करेंगे, जो Z12 है और Z22 है उसका मान प्राप्त करेंगे। तो फार्मूला में क्या क्या है, V2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर Z12 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई I2, इससे हम Z12 का मान प्राप्त कर लेंगे। और Z22 में क्या है, V2 डिवाइडेड बाई I2 है, तो V2 का मान तो 1 है, तो 1 बाई I2 कर देंगे तो हमें Z22 की मान प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सारे स्टेप्स लगाएंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 के चारों पार्ट्स लगाएंगे और Z पैरामीटर के जो चारों पैरामीटर है Z11, Z21, Z12, Z22 इसकी मान प्राप्त करेंगे। अब आगे इन स्टेप्स को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, निम्नलिखित सर्किट डायग्राम के लिए Z पैरामीटर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें हमें Z पैरामीटर का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक पोर्ट को पोर्ट 1 और एक पोर्ट को पोर्ट 2 मान ले रहे हैं और पोर्ट 1 में V1 I1 का मान अंकित कर दिए यहाँ पर, और पोर्ट 2 में V2 और I2 का मान अंकित कर दिए हैं। अब हम सर्किट में स्टेप 1 अप्लाई करते हैं, जिससे हमें Z11 और Z21 का मान प्राप्त होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पोर्ट 2 होगा उसको ओपन सर्किट करके I2 का मान 0 कर देंगे और पोर्ट 1 में 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। और इतना करने के बाद सर्किट जो हमें दिया गया है उसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने के बाद सर्किट हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस सर्किट में आप देख सकते हैं हमने पोर्ट 2 को ओपन सर्किट किया है और पोर्ट 1 पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। अब इस सर्किट में एक ही मेश है। अब एक मेश पर ही हम क्या करेंगे, मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। उसके लिए सर्किट में जो भी आवश्यक मार्किंग है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दिखेगा। मेश 1 में मेश एनालिसिस लगाने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर हमें I1 की वैल्यू मिल जाती है 1/60। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड है, इसलिए 40 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही क्या होगी, V2 की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार सॉल्व करने पर हमें V2 का मान 40/60 प्राप्त हो रहा है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब I1 और V2 का मान प्राप्त हो जाने के बाद हम Z11 और Z21 के फॉर्मूला में वैल्यूज़ रख देते हैं, जिससे हमें Z11 का मान 60 और Z21 का मान 40 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अब स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में हम Z12 और Z22 का मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो I1 का मान 0 रखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, जो पोर्ट 1 है उसको ओपन सर्किट कर देंगे और पोर्ट 2 पर हम 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जिससे V2 का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से I1 का मान 0 और V2 का मान 1 हो गया है। और सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं तो सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब स्टेप 2 के थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, रीड्रॉ के पास जो सर्किट मिला है उसमें केवल एक ही मेश है, तो उस मेश पर हम मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जो भी
अंकित करने की आवश्यकता है उसको हम इस सर्किट में मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब जो मेष 1 है उसमें मेष एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें I2 की वैल्यू 1/70 प्राप्त होती है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड है, इसलिए 40 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वही V1 का मान होगा। तो इस प्रकार V1 का मान कैलकुलेट करते हैं और I2 का मान उसमें रख देते हैं तो हमें V1 का मान 40/70 प्राप्त होता है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब I2 और V1 का मान प्राप्त हो जाने के बाद हम Z12 और Z22 का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें Z12 का मान इस प्रकार से 40 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार Z22 का मान भी हमें 70 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने सभी Z पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लास्ट में शो कर देंगे जिससे सभी पैरामीटर एक साथ प्रदर्शित हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इस सर्किट के लिए भी हमें Z पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें भी हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को अंकित कर लिया, उसके साथ में V1, V2 और I1, I2 की वैल्यू भी अंकित कर दी है। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करें स्टेप 1। इससे हमें Z11 और Z21 की मान प्राप्त होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो I2 है उसका मान 0 रखेंगे। इसके लिए हम पोर्ट 2 को ओपन सर्किट कर देंगे और पोर्ट 1 है वहाँ पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिससे V1 = 1 हो जाएगा और सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के पश्चात हम उस पर मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे और I1 और I2 जो बचा हुआ है उसका मान प्राप्त करेंगे। तो सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए और मेश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट दिखेगा। इस सर्किट में अब 2 मेश हैं, मेश 1 और मेश 2। इसमें से मेश 1 पर हम क्या कर रहे हैं, मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। मेश 1 पर मेश एनालिसिस अप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर इस प्रकार से समीकरण 1 प्राप्त होता है। अब मेश 2 पर मेश एनालिसिस अप्लाई करने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशन 2 प्राप्त होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर हमें I1 का मान 6/37 और I0 का मान 1/37 प्राप्त होता है। V2 का मान के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड है उसे KVL लगाते हुए, जैसा हमने अभी मेश एनालिसिस में अप्लाई किया था वैसे ही हम V2 का जो पॉइंट है, नोड है, वहाँ पर पहुँचेंगे और जिस जिस नोड को हम क्रॉस करेंगे उसके वोल्टेज को हम प्लस करते जाएंगे। तो हमें इस प्रकार से V2 का मान 32/37 प्राप्त होता है। अब हमें I1 और V2 का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम फार्मूला से Z11 और Z21 का मान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें Z11 का मान 37/6 और Z21 का मान 16/3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में हमें Z12 और Z22 का मान प्राप्त होता है। स्टेप 2 अप्लाई करने के लिए हम I1 का मान 0 रखते हैं। इसके लिए हम पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर देते हैं और पोर्ट 2 पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जिससे V2 का मान 1 हो जाएगा और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सर्किट प्राप्त होता है। सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद इसमें मेश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए जो जो मार्किंग करनी है वो मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसमें 2 मेश हैं, इन दोनों मेश पर हम मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। मेश 1 पर मेश एनालिसिस अप्लाई करने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशंस प्राप्त होंगे। उनको सॉल्व करने पर समीकरण 1 प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार मेश 2 पर मेश एनालिसिस अप्लाई करने पर हमें इक्वेशन 2 इस प्रकार से प्राप्त होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हमें I2 का मान 3/19 और I0 का मान -1/19 प्राप्त होता है। V1 का मान प्राप्त करने के लिए हम V1 के माइनस टर्मिनल से होते हुए 5 ओम और 1 ओम को क्रॉस करके V1 के प्लस टर्मिनल पर पहुंचते हैं। तो हमें V1 का मान 16/19 वोल्ट प्राप्त होता है। अब I2 और V1 का मान प्राप्त हो जाने के बाद हम Z12 और Z22 का मान प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें Z12 का मान 16/3 और Z22 का मान 19/3 प्राप्त होता है। अब जो Z11, Z12, Z21 और Z22 का मान प्राप्त हुआ है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से शो कर देते हैं। यही हमारा इस सर्किट के लिए Z पैरामीटर्स है।
अब ये तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें भी आपको जेड पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये अनसॉल्व्ड है, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसमें आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे जो स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं उससे, और आपका आंसर ये आना चाहिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए जो इसमें बताया गया है। अब अगला देख लेते हैं। जो जेड पैरामीटर है उससे हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क को रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है या फिर सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है उसको कैसे पहचानेंगे। तो जब Z12 का मान Z21 के मान के बराबर होगा तब हम कहेंगे कि जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है, और जब Z11 का मान Z22 के मान के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है। तो ये वाला कंडीशंस है उसको याद रखेंगे। आप जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे और जो Z12 है, Z21 है, Z11 है और Z22 है, इनके वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टू पोर्ट नेटवर्क जिसके लिए आपने जेड पैरामीटर कैलकुलेट किया है वो रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है या फिर सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है। तो आज के सेशन में जो चीज़ें हमने सीखी उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने जेड पैरामीटर्स Z11, Z12, Z21 और Z22 के बारे में जाना। हमने टू पोर्ट नेटवर्क जेड पैरामीटर के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ किया। हमने जेड पैरामीटर किसी सर्किट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके कैलकुलेशन को देखा, उनके कैलकुलेशन के स्टेप्स को डिटेल में देखा। हमने इन स्टेप्स को एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की सहायता से समझने का प्रयास भी किया। हमने जेड पैरामीटर का उपयोग करके किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को रेसिप्रोकल है या फिर सिमेट्रिकल है इसको भी जानने के लिए जो कंडीशन होते हैं उसको जाना। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।